everyone. A very, very good evening and a very, very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. Sister Kal, नमस्कार, bonjour, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहां पे हम करने वाले हैं the last portion of the Russian Revolution, which is Stalinism and the global effect of socialism, which kind of can be said as the second part of our October Revolution and its impact, as the title would have also described it, right? And the changes after that was there, which is your Stalinism and collectivization. So let's begin with the session and okay, let's begin with the session without any further ado. We'll start with a quick recap, but before that, let me quickly introduce myself. Hi बच्चों, मेरा नाम है अंकना, मैं हूँ आपकी expert for social sciences at Imbibe, coming with an experience of more than 9 years in the field of education, where I've taught the students both online and offline for CBSE and ICSE. And trust me, teaching has been my passion right from the beginning, and I've thoroughly enjoyed this. 1 second, I'm just trying to. Sorry, my bad. So I've done my studies in the field of humanities, and hence I specialize in English and social science. So ever if you find any issues with English also, you can kind of reach out to me. Please let me know if you guys have done this, your pre-class activities or not. And okay, great. So we'll start with a quick recap of what we have done in the previous session, right? Yes, let's get started. तो हमने प्रीवियस सेशन में जो है थोड़ा सा, क्योंकि हम आगे पीछे चल रहे हैं, हमने पूरा फॉलो नहीं किया. ये चैप्टर भी काफी लंबा है. एक सेशन में डाउट सॉल्विंग के लिए प्रॉपर्ली रखना चाहती थी डेडिकेटेड, बट नो प्रॉब्लम. आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप वैसे भी पूछ सकते हो. एनीवेयर वेयर यूर स्टक, जस्ट पुट इट इन द चैट एंड आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस. But as of now, what we did in the previous session was we basically explored the revolution of the October of 1917. 1917 के revolution में हमने क्या समझा? अक्टूबर में जो revolution हुआ था, अक्टूबर के revolution में हमने देखा कि जो provincial government थी, ठीक है, और सॉरी प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल नहीं, प्रोविजनल गवर्नमेंट. मैं एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले 10th को पढ़ा रही थी और वहां पे मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोला और फॉर अ सेकंड इवन आई गॉट कंफ्यूज कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो टेम्पररी गवर्नमेंट होती है. फिर मुझे याद आया नहीं, प्रोविजनल गवर्नमेंट टेम्पररी गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल, प्रोविंसेस के लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है. तो ये आप भी याद रखना ताकि आपको भी ये कंफ्यूजन ना हो. तो कॉन्फ्लिक्ट थी प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में. बोल्शेविक्स केप्ट ऑन पुशिंग इन ऑर्डर टू ट्राई एंड गेट मोर पावर, जिसके लिए पहले तो उनके अपने लोग ही तैयार नहीं थे, लेकिन सपोर्टर्स उनको धीरे धीरे आर्मी, सोवियत, फैक्ट्रीज हर जगह से मिलने लग गई. लेनिन ने जो है पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को मना लिया था सीजर ऑफ पावर करने के लिए 16th of October को, बिकॉज ही वाज अफ्रेड दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट मे टर्न डिक्टेटोरियल, है ना, हो सकता है वो डिक्टेटरशिप बन जाए. तो उन्होंने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी भी बना दी थी लियोन ट्रॉट्स्की के अंदर, और ये जो डेट होने वाला था उसको एक सीक्रेट रखा गया था आपका अपराइजिंग का, ताकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, वो प्रिपेयर्ड ना हो एंड ही इज टेकन बाय सरप्राइज, एंड दैट इज व्हाट will give more power and edge to the Bolsheviks, right? तो लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट को थोड़ा अंदाजा लग जाता है विद व्हाटएवर द मूवमेंट्स एंड द एक्टिविटीज दैट वर हैपनिंग. सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 24th वो सारे कम्युनिकेशन लाइन बोल्शेविक्स के शट करने की कोशिश करते हैं बाय टेकिंग ओवर द न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टेलीग्राफ ऑफिसेस, एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस. लेकिन मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी भी कम नहीं थी. एक काफी अच्छे स्मूथ रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस सीज कर लिए, मिनिस्टर्स को कैप्चर कर लिया, अरेस्ट कर लिया, और बाद में अपना लैंड की तरफ से जहां पे प्रोटेक्शन लगा हुआ था पैलेस के लिए, उन्होंने वाटर से, रिवर नेवा के थ्रू अरोरा नाम के शिप से शेल करना शुरू कर दिया वाटर प्लेस को, और बाकी वेसल्स जो है नेवा की मदद से दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और मिलिट्री पॉइंट्स को ओवरटेक करने लग गई. और नाइटफॉल तक कमेटी का कंट्रोल हर जगह था. मिनिस्टर्स हैड टू सरेंडर, और ऑल रशियन कांग्रेस भी हो रहा था पेट्रोग्राड में, तो वहां पे उन्होंने मेजोरिटी भी जो है वो ले ली थी. ठीक है, वहां पे भी मेजोरिटी ले ली थी. तो सब कुछ अब उनकी कमेटी के कंट्रोल में आ गया और बोल्शेविक के एक्शन को सपोर्ट भी मिल गया अपराइजिंग के लिए.
अब यहाँ पे ये तो पेट्रोग्राड में हो रही थी अपराइजिंग, बाकी सिटीज में भी लेती है जहाँ पे हैवी फाइटिंग होती है, खास करके मॉस्को में। बट बाय दिसंबर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो बोल्शेविक्स है वो प्रीटी मच सब कुछ कंट्रोल करने लग जाते हैं। अब जब बोल्शेविक्स के अंडर में कंट्रोल आता है तो क्या चेंजेस हैं जो अक्टूबर के बाद आते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। तो हमें ये समझ आता है कि अक्टूबर के बाद जो चेंजेस आएंगे उसमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड सीजिंग ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड होगा। बोल्शेविक जो है अब वो पूरी पूरी सोशल और कम्युनिस्ट आइडिया पे फंक्शन करेंगी। घरों को लोगों की जरूरतों के नहीं, सॉरी, घरों को लोगों के मेहनत और पैसों के हिसाब से नहीं, जरूरतों के हिसाब से रीडिवाइड किया जाएगा। जो आर्मी है और जो ऑफिसर्स है उनके कपड़े जो है वो भी यूनिफॉर्म भी चेंज कर दिए जाएंगे टू impose a kind of impression that yes, a certain change has happened, the changes have now taken place। ठीक है, फिर उसके बाद अपने आप को रीनेम कर देगी बोल्शेविक पार्टी टू रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। फिर बोल्शेविक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो असेंबली उनकी पार्लियामेंट है उसके लिए एक इलेक्शन भी कंडक्ट कराएगी, लेकिन जीतेगी नहीं उस इलेक्शन में। हालांकि वो कमिटी बन जाएगी, वो पार्लियामेंट बन जाएगी, लेकिन जनवरी में वो रिजेक्ट करेंगे जो मेजर्स बोल्शेविक्स ले रहे होंगे उसको। लेकिन लेनिन थोड़ी आराम से बैठकर सुनेंगे, वो डिसमिस कर देंगे असेंबली को ही। उनका कहना होगा कि भैया हमारा जो सोवियत है अलग अलग जगह का, वो असेंबली, ये जो असेंबली बनी थी इसे डिसमिस करना बेटर है, क्योंकि अनसर्टेन कंडीशन में बनी है, इनका कोई भी वर्चस्व नहीं है, इनका कोई भी आपका आइडेंटिटी नहीं है, इनकी कोई वैलिडेशन नहीं है। और मार्च में अपोजिशन कितनी भी मिलती रहे उसके बावजूद वर्ल्ड वॉर वन से, इफ यू रिमेंबर दैट वाज हिज एप्रिल थीसिस, राइट, दैट ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ द वॉर, he will still go ahead and have a peace treaty done with Germany at Brest-Litovsk। आने वाले सालों में हम देखेंगे कि बोल्शेविक धीरे धीरे जब अपने आप देखेगी कि हार रही है, उतना पॉपुलर सपोर्ट लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वो ऑल रशियन कांग्रेस में तो पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन क्या कर देगी, ऑल रशियन कांग्रेस से ही पार्लियामेंट का कन्वर्जन कर देगी और रशिया में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को शट डाउन करने लग जाएगी, ऑटोक्रेटिक सिस्टम बनाने लग जाएगी, है ना, शट डाउन करने लग जाएगी। यही अपने आप ही वन पार्टी सिस्टम बन जाएगा रशिया, बिकॉज अपने आप नहीं बनेगा, ये फोर्स करेंगे उस डायरेक्शन में, बना देंगे। और ट्रेड यूनियन हर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखेंगे, सीक्रेट पुलिस बनाई जाएगी जिनका नाम चेका पहले था, फिर एनकेवीडी, ओजीपीयू, ये सारे नाम से जाने जाएंगे, जो किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करने देंगे गवर्नमेंट को। यंग राइटर्स डिल्यूडेड हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो देखेंगे कि इतनी सेंसरशिप लग रही है पार्टी की वजह से कि जो उनका डायरेक्शन है वो खो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद इट विल लीड टू द सिविल वॉर इन द ईयर्स ऑफ 1918 टू 1920। इसके बारे में हम करेंगे बात आज और ज्यादा डिटेल में। उसके पहले मैं बस आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि हमने 9th का भी दूसरा बैच जो है लॉन्च कर दिया है 20th मई को। जस्ट इन केस अगर आपने 12th अप्रैल वाला नहीं ज्वाइन किया था तो आप 20th मई के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 2 जून तक बच्चे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 25% ऑफ ऑन एनुअल पैक एंड 15% on your quarterly subscription। तो अगर आपने नहीं लिया है तो समर 25 इज द कोड जो आपको बीट करेगा समर के हीट को। इस पे आपको मिल जाएगा 25% ऑफ विद द समर 25 कोड। आपको इस पे भी एडिशनल 15% ऑफ का ऑफर है जो कि अचीव 15 से मिलेगा। ठीक है, 1 मंथ का लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 3 दिन का अनलिमिटेड ट्रायल है। ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा बिकॉज एज द बैचेस विल स्टार्ट गेटिंग ओल्डर, ट्रायल वुडंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट इज अ सिंगल सब्सक्रिप्शन फॉर अनलिमिटेड एग्जाम्स, विच मीन्स आप अगर 9th के लिए परचेज कर रहे हो बट यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर 10th और वॉच द क्लासेस ऑफ अदर सेक्शंस, अदर क्लासेस, या आपके कोई सिबलिंग है, भाई बहन बड़े छोटे, जो इम्बाइब पे होने वाली दूसरी क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, वो इस सेम सब्सक्रिप्शन की मदद से कर सकते हैं। यू डोंट हैव to pay a single penny extra and you get Imbibe blends, lab experiments, brain apps, apps for parents, everything is just in this as a package। and when you do the pre and the post class activities along with the live session, आप जो remarkable difference है वो भी create कर पाओगे अपने performance and understanding में। तो I think you should definitely explore that। Socialism in Europe and Russian Revolution हमारा chapter हम कर रहे हैं। We'll start with the 3 questions as we always do। ये पूरे chapter से uniformly मैंने लेकर दिया है because this is the last session of the chapter, so I'm hoping that you guys are already aware of all the topics। So the question is,
Who wrote the book The Communist Manifesto, which laid the foundation of socialist ideas? Was it Marx, Lenin, Stalin, or Leon Trotsky? बच्चे एक ही इकोनॉमिस्ट थे, वो ही इकोनॉमिस्ट किताबें लिखेंगे, है ना। लर्नेड इंसान जो पहले थ्योरी हमारे कम्युनिज्म की जहां से शुरू हुई थी, आपको हिंट दे रही हूं मैं, वहां से आप आंसर कर सकते हो उस क्वेश्चन को। In case of confusion, I understand why. So, and I understand, student, good job. बच्चे, it will be Karl Marx and एंजल्स, ठीक है। इन्होंने लिखी थी ये किताब, इन्होंने ही सारी थ्योरी दी थी, अगर आपको शुरुआत में याद होगा तो। पैम्फलेट था बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलिज्म एम्ड टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी व्हिच वाज बेस्ड ऑन व्हाट? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ओनरशिप, इंडिविजुअल वेल्थ अक्यूमुलेशन और द फ्यूडल प्रिंसिपल्स? सोशलिज्म का बेसिस क्या था? गुड जॉब गुशन, खुशबू। स्टेट ओनरशिप गाइस, सोशलिज्म में प्राइवेट कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता, तो पहला और तीसरा तो चला ही जाएगा। फ्यूडलिज्म तो कहां से होगा? सोशलिज्म का मतलब है सबको मिलना चाहिए, एवरीवन शुड गेट इट। लास्ट क्वेश्चन, assertion reason, at the beginning of the 20th century the vast majority of Russia's people were industrialists. Industry was found in pockets. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. If you read it carefully, Goshan, Pratibha, student, good job. You guys will be able to easily answer this. This is a pretty easy question, you guys. बेटा देखो, पहले लिखा हुआ है at the beginning of the 20th century the vast majority of Russia's people were industrialists. That's absolutely incorrect. So A is false. R is actually true. ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्रडिक्टिंग है। इंडस्ट्रीज जो है वो पॉकेट्स में एग्जिस्ट करती थी रशिया में, ना कि हर जगह थी, और बहुत छोटे छोटे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही पॉकेट्स बने हुए थे। बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में मेजॉरिटी लोग क्या थे? आपको याद रखना होगा ये बात, एग्रीकल्चरलिस्ट थे, फार्मर्स थे। कितने परसेंट लोग? What was the chunk of the population which was actually that of the farmers in Russia? 85% उनका मेजर इनकम जो है वो एक्सपोर्ट से ऑफ ग्रेन्स आता था, ट्रेडिंग ऑफ ग्रेन्स से आता था। थोड़ा बहुत उनका इंडस्ट्रीज पहले आया था, वो भी रेलवे के एक्सपेंशन से हम देखते हैं कि टेक्सटाइल, कोल और आयरन का जो प्रोडक्शन है वो डबल, क्वाड्रुपल और मल्टीपल फोल्ड बढ़ता है। ठीक है, अब ये चैप्टर बहुत लंबा है, आप बहुत कंफ्यूज रहोगे, लेकिन soak in all of the details. चलिए जी, तो अब हम बात करते हैं सिविल वॉर की। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द सिविल वॉर, व्हिच वाज आल्सो वन ऑफ द इफेक्ट्स आफ्टर द
revolution October revolution of your Bolsheviks. तो बोल्शेविक्स ने जब बोल दिया कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उन्होंने तो कह दिया था, उन्होंने अपना इरादा तो बहुत सिंपल साफ कर दिया था कि भैया हमें जो है नेशनलाइजेशन चाहिए बैंक्स की, हमें जो है सोशलिज्म चाहिए, हमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं चाहिए, हम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हैं, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि नोबल्स की जो दादागिरी है वो नहीं चलेगी, हमें चाहिए कि नोबल्स जो है वो अपने लैंड को छोड़ दे, क्योंकि लैंड तो ट्रूली किसको बिलोंग करता है, लैंड ट्रूली पेजेंट्स को बिलोंग करता है, पेजेंट्स आर अलाउड टू सीज द लैंड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट अमंग्स देमसेल्व्स। जब इन्होंने ये लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, आर्मी ब्रेक डाउन करने लग जाती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से तो वैसे भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया है ना, जर्मनी के साथ जो है कितने ज्यादा ऑपोजिशन के बावजूद हमारे लेनिन साहब क्या करके आ गए हैं, पीस बनाकर आ गए हैं, है ना, उन्होंने जो है अपना समझौता कर लिया है। He has shown the white flag of peace with Germany and called off the war for Russia because he never wanted to be a part of it and couldn't wait to end it. और आपका जो अप्रैल थीसिस था वो भी इसी के बेसिस पे ही बना हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। अब बच्चे, ज्यादातर आर्मी में बच्चे लोग कौन होते हैं, आर्मी में ज्यादातर पार्टिसिपेट होने वाले लोग, करने वाले लोग जो गवर्नमेंट भी चूज करती है और चाहती है, वो होते हैं सबसे पहले यंगस्टर्स, the best working professionals, the working class of any nation. Why? Because they are more strong, they are more energetic, that's the best. And इसीलिए वॉर के बाद बहुत दिक्कत होती है किसी भी नेशन को, क्योंकि कई सारे उनके यंग जनरेशन जो लोग होते हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, वो मारी जाती है। तो यहाँ पे जब लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ये जो लोग आर्मी में थे वो यंग चैप्स थे, मोस्ट ऑफ ऑल द हायर वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब आप समझ लो कि 15 साल 18 साल से लेकर के मे बी 30 32 35 साल तक के लोग जो आर्मी में थे, उनको पता चलता है कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और वो ज्यादातर, अब देखो अधिकतर तो लोग यहाँ पे आपके फार्मर्स थे, तो गरीब मतलब जरूरी नहीं है सारे बहुत अमीर हो, कई सारे गरीब थे, वहां से चले जा रहे थे, अपनी जमीन नहीं थी, ये सारी इशू हो सकती है। बट लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद से उनको क्लियर हो जाता है कि हम अपनी जान इतनी बुरे हालत में रह करके क्यों गवाएंगे, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हमें हमारी जमीन हमारे परिवार को मिलेगी। क्या मतलब हुआ इसका, ज्यादातर जो आर्मी में लोग थे वो पेजेंट्स थे, 85% पॉपुलेशन तो वैसे पेजेंट्स था ना बच्चा, हमें तो पहले से पता है। तो अब ये जो आर्मी वाले लोग थे, जो एक्चुअल में पेजेंट्स थे पहले, इनको अब आर्मी में रहना ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने स्पेशली वॉर के दौरान जो हालत देखी थी कि आप वॉर में क्या होता है, आप ट्रेंचेस में हो, आप गोलीबारी कर रहे हो, यू आर फायरिंग ऑन योर एनिमी एंड द एनिमी इज फायरिंग ऑन यू, इफ समबडी इन एंड अराउंड गेट्स हिट दे विल डाई, एंड व्हेन दे डाई दे आर नेक्स्ट टू यू, वो आपके बगल में ही है, आप डेड बॉडीज के साथ रहते हो, दिनों तक रहते हो, खाना नहीं रहता है, आपको चूहों को मारकर, आसपास के पेड़ पौधों को किसी तरह से खा के सर्वाइव करना पड़ता है, आपके आसपास डेड बॉडीज रहती हैं जो खराब हो रही होती हैं, इतना ज्यादा डेथ देखने को मिलता है। इट इज अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग इफेक्ट दैट इट लीव्स ऑन। इसीलिए कई सारे लोग जो आर्मी वेटरन्स होते हैं, जो वॉर वेटरन्स होते हैं, जो वॉर से एक्सपीरियंस करके आए हुए लोग होते हैं, वो बहुत बदल जाते हैं। तो ये सोल्जर्स को बिल्कुल भी मन नहीं था कि अब वो आर्मी में रहे, वो घर जाकर खेती बाड़ी करना चाहते थे, स्पेशली जब अब उनको जमीन मिल चुकी थी। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कहाँ आर्मी में है, क्या कर रहे हैं, बेटर सैलरी है, क्या है, नहीं है, नहीं, दे जस्ट वांटेड टू गो बैक होम। अब ये बोल्शेविक्स के करने की वजह से हुई है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इट। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स और सपोर्टर्स जो थे वो इस बोल्शेविक की अपराइजिंग को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कंडेम कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। दे वर नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ व्हाटएवर द नॉन बोल्शेविक्स, आई मीन द नॉन बोल्शेविक्स वर नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ व्हाटएवर द बोल्शेविक्स वर डूइंग। सी, इवन द पीपल हु वर लिबरल्स, हु वर रेडिकल्स, who wanted liberty would have not necessarily supported the Bolsheviks. Why? Because Bolsheviks were turning a lot into autocracy, containing all of the power to themselves in the name of socialism. However, ना ही वो पूरी तरीके से conservative है, ना ही वो पूरी तरीके से liberal है. They are not really inclined to any one side. They're somewhere in the middle where they're trying to do justice by the workers and the peasants, but not really providing justice to the Democrats. Are you understanding?
So liberals हो गए, people who were conservatives, who supported your king वाला system है ना, monarchy, all of these people were definitely not in favor of whatever the Bolsheviks were doing. So their leaders, people who were leading all of these things, revolutionaries भर भर के थे हमारे पास. That was the time of revolution. People did not like something, they will have a revolt against it. They will raise their voices, which is great, right? So these people started moving towards the southern portion of Russia, and they started creating a group and a troop, kind of an army of themselves. अपनी ही एक आर्मी, अपनी ही एक भीड़ जमा करने लग गए कि अब ये जो बोल्शेविक्स ने किया है इनको इन्हीं के तरीके से हटाएंगे. इन्होंने हम बाकी सिस्टम को हटाया है, अब हम इनको हटाएंगे. सो दे ऑर्गेनाइज द ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स. बेसिकली अब देखो कलर से डिफाइन करेंगे हम लोगों को. विल डिफाइन द पीपल बाय कलर्स. सो सोल्जर्स, रिमेंबर, soldiers do not want to work anymore, and these are the Bolshevik people, soldiers who are kind of working for the Bolshevik government. They want to go back and be a part of their farming community because they don't want to be into war and fighting anymore because of all the experiences that they've had, right? Soldiers जो है वो ज्यादातर peasants थे, redistribution के बाद घर चले जाते हैं या चाहते हैं एटलीस्ट घर चले जाना. अब नॉन बोल्शेविक्स क्या कर रहे हैं? It definitely is a very vast chapter and a lot of details to remember, a lot of confusing elements, but it's okay. Once you understand each and every bit of it, it will make a lot of sense to you and you will see the impact of that in India as well. Very interestingly, you guys, let me also tell you, this is the 1917 where they had the social revolution, right? Next year in class 10th, you will see कि इसका असर इंडिया पे भी हुआ था. इवन इंडिया हैड इट्स इम्पैक्ट इन सर्टेन एक्सटेंट. तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे. देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, देयर वर लॉट ऑफ नेशनलिस्ट्स हु वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. बट देयर वर आल्सो इंडस्ट्रियलिस्ट्स कुछ इंडिया में भी आ गए थे. दे वर हैविंग देयर इंडस्ट्रीज ग्रोइंग अप. नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट्स विल ऑलवेज बी कैपिटलिस्ट्स. ठीक है, there will be very less industrialists that you will see who are truly socialist or anything. वो कैपिटलिस्ट ही होते हैं. अगर प्राइवेट ओनरशिप वाली इंडस्ट्री है तो दैट इज हाउ दे विल टैकल द होल सिस्टम एज अ कैपिटलिस्ट. तो अब ये कैपिटलिस्ट क्या करते थे? ऑफ कोर्स अपने वर्कर्स को बहुत ज्यादा काम करवाते थे. डिड नॉट यूज टू पे देम अ लॉट ऑफ वेजेस. So when this revolution in 1917 happened over here, around 1920s started impacting Indian citizens as well. And a lot of people came around over here as socialists. They rose up in India as socialists and communists and started going against the capitalists. And they were also Indian. These were also Indian. So civil disobedience जो movement होता है उसमें ये कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ज्वाइन करते हैं इस मूवमेंट को, इस उम्मीद से भी दैट नॉट जस्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स बट इवन फ्रॉम दी सोशलिस्ट दे विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ सो दैट दे कैन गो अहेड एंड हैव प्रॉपर प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन. सो इसका इफेक्ट जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, इट विल बी कंफ्यूजिंग बट it is a very very important element and it has redefined the entire world after this. चलो कोई नहीं. तो बोल्शेविक्स ने जो भी किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, उसका इम्पैक्ट सोल्जर पे आया. अब इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर वापस कैसे आएगा? इनके पास बहुत ज्यादा सोल्जर और आर्मी नहीं रहेगी. ठीक है, या इनके सोल्जर जो है वो घर वापस जाना चाहेंगे. उनके पास और ऑल्टरनेटिव आ गया. देखो बच्चे, जब तक ऑल्टरनेटिव नहीं आता लोग जान गंवाने को तैयार है. लेकिन एक बार ऑल्टरनेटिव मिल गया, आपको घर परिवार के साथ जाकर खेती बाड़ी कर आराम से सुख से रहने को मिल रहा है, आप क्यों जबरदस्ती जो है प्रॉब्लम्स अपने सर पर हमेशा नहीं लेना चाहोगे? नॉन बोल्शेविक्स कौन है? पीपल हु वर इन फेवर ऑफ मोनार्की, people who were conservative, people who were in favor of private property. और इसीलिए यहाँ पे आपको लिबरल्स लिखा मिलेगा, क्योंकि आपको याद होगा शुरू में हम लिबरल्स, रैडिकल्स और कंजर्वेटिव्स जब पढ़ रहे थे हमने देखा था कि लिबरल्स वर द पीपल हु बिलीव्ड दैट द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड व्हिच इज गिविंग राइट्स टू ऑल द सिटीजंस. दैट इज हाउ दे वांटेड लिबर्टी, बट दे आल्सो बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड बाय द पीपल हु आर प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स. दे वर नेवर अगेंस्ट द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, व्हिच मींस दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट फॉर देम फ्रॉम द बोल्शेविक्स एंड द सोशलिस्ट्स, राइट? तो ये अब क्या करते हैं? अपने साउथ रशिया की तरफ मूव करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, ट्रूप्स बना रहे हैं, आर्मी बना रहे हैं.
because they were going to fight the Bolshevik, और Bolshevik ने ही प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ जिस तरीके की लड़ाई की थी, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि आप बाय फोर्स एंड आर्मी एंड सोल्जर्स की मदद से गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकते हो. इट्स नॉट जस्ट द रिवोल्यूशन, इट्स नॉट जस्ट द अपराइजिंग ऑफ द सिटीजंस. तो इनके लीडर्स जो है ये जा रहे हैं और बोल्शेविक्स के अगेंस्ट करेंगे अपनी लड़ाई ऑर्गेनाइज. बोल्शेविक्स हु वर द रेड्स, राइट, हु आर द बोल्शेविक्स? द रेड्स. किस नाम से जानेंगे हम इनको? द रेड्स के नाम से जानेंगे. द रेड्स याद रखना है आपको, ठीक है. अब बाकी कलर कौन है? ग्रीन्स है और व्हाइट्स है. तो बोल्शेविक्स रेड्स है. 1918 से 1919 के दौरान हम देखेंगे देयर विल बी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज. हु आर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज वर द पीपल हु बिलीव्ड इन द राइट्स ऑफ द पेजेंट्स, who were open to having the socialism movement in a very different manner, the manner in which it was open to all. It did not want to have a one party system. It did not want to, the government to be kind of autocratic. Everything that the Bolsheviks have done, they're not really so much in favor of that. They will be the greens. तो आप इनको ग्रीन कैसे याद रख सकते हो? पेजेंट्स के कलर से याद रख सकते हो ग्रीन, ठीक है, कि पेजेंट्स जो है हरियाली फार्मिंग का काम करते हैं, तो ग्रीन वहां से हम याद रखते हैं, ठीक है. और व्हाइट्स, व्हाइट्स यानी कि प्रोजारिस्ट, पीपल हु वर कंजर्वेटिव्स, पीपल हु वर कंजर्वेटिव्स. ये वो हैं जो मोनार्क को वापस लेकर के आना चाहते हैं. तो इन्होंने, आप ये देखोगे कि 1918 से 1919 के बीच में इन्होंने अपने ट्रूप्स फॉर्म किए और रशिया के कई सारे एरियाज में दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग इट एंड टेकिंग द कंट्रोल इन देयर हैंड्स. एंड देयर वर पीपल हु वर आल्सो backing them up. Who were the people? Who were the countries? The French, the Americans, British, Japan, everyone who were upset with the idea of growing socialism, यानी कि capitalist countries. आपको मैंने बोला है ना, capitalist countries. क्योंकि क्यों बॉदर हो गए आप अगर ग्रोथ हो भी रही है? ये वो कंट्रीज है जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग चलती है. इनका पूरा सेटअप जो है वो कैपिटलिज्म की वजह से चलता है. अगर कैपिटलिज्म को थ्रेड सोशलिज्म से मिलने लग जाए तो डेफिनेटली इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो फ्रेंच अमेरिकन बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पैसे वगैरह कहां से आएंगे? पावर पैसों से और आ जाती है. ग्रीन्स और व्हाइट्स जो है वो आराम से कंट्रोल ले रहे हैं मोस्ट ऑफ रशिया पे. और बाकी जो लोग आपके सोशलिज्म और कम्युनिज्म के एक्ट से, एंटी कैपिटलिज्म के एक्ट से वरिड है, वो कंट्रीज आकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से. जैसे जैसे जो ट्रूप्स हैं और बोल्शेविक्स हैं वो अब क्या हो रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस. रशिया है, रशिया में बोल्शेविक्स वर मोस्टली एवरीवेयर. They were actively in some places, indirectly in some places. So the whites and the greens started taking over from the southern side where the Bolsheviks were not directly having control. Russia was also very big. So they started taking control and eventually they were going to curb and even control the Bolshevik captured areas. Bolshevik was not going to let this happen. They wanted the entire Russia to be with them. So they prepared their own army and started fighting back to push them back. Yani ki red was not now fighting against the green and the white. Green, the peasant revolutionaries, the socialist revolutionaries, the whites who were the pro-czarists, who were conservatives, who wanted the government of the monarch to be back. अब जब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है, ये सब क्या है? रशियंस हैं. ऑल ऑफ देम आर रशियंस. दे आर सिटीजंस ऑफ रशिया ओनली. जस्ट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स दे आर कमिंग फ्रॉम. बोल्शेविक्स डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, सोशलिज्म वाले, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज डिफरेंट लाइन ऑफ थॉट, एंड प्रो-ज़ारिस्ट तो आर द कंजर्वेटिव्स, राइट. तो अब जब आपस में लड़ाई होगी क्या हो जाएगा? इट विल लुक लाइक अ वॉर. When war-like situation is created because the different citizens of the same nation are fighting, इसे हम civil war कहते हैं. That the civilians, the citizens of the same nation are fighting against each other. So civil war will break out. Whenever war breaks out, बच्चे, it results in a lot of issues in terms of economy. Looting होगी, which means people will plunder each other's wealth. Whoever will win will take away the wealth of the other group. Banditry होगी, लूट पाट डाका डालना जिसे कहते हैं. And this will also lead into destruction, loss of economy, which will lead to extreme shortage of food. It became very common around these times. Okay? Yeah. So this was very clear around, in the 1918 and the 1990s of this period. Okay.
Now we have to understand that this is how the civil war broke. तो अगर आपसे पूछा जाता है सिविल वॉर के बारे में कुछ, आप यहाँ पे ही बताओगे, यही बताओगे, ठीक है। अब जो कुछ लोग थे who were the supporters of private property, who were these people, the whites, the pro-czarists, okay, they started taking very harsh steps against the peasants who had got nothing to do with it. See, there were other bunch of people who had an idea that, oh, peasants and workers should get equal rights, and they started fighting for them. Of course, the peasants and the workers joined them, but they were living their life any which ways. They were not always at fault. Not all peasants and workers were necessarily having revolution and fighting against the authorities. सब नहीं कर रहे थे यार, कुछ लोग कर रहे थे participate. They wanted the changes because their condition was bad, but they were not necessarily doing anything. They were not necessarily the ones who were on their own seizing the land. उनको प्रमोट किया जा रहा था, उनके लिए पार्टीज बनाई जा रही थी, लीडर्स उनके लिए ऑपरेट कर रहे थे, तो ये सारी चीजें चल रही थी. बट एट दिस वेरी मोमेंट व्हाट हैपेंस इज दैट the whites who were against the private, who were in favor of private property, they were very upset with these peasants that what is this, what the hell, how can you take all the land which belonged to the nobility and redistribute it amongst yourselves and say that, oh, this land is ours, it's a commune, it's a combined thing, we have consolidated it, it belongs to all of us. Doesn't make sense at all. So they took very harsh steps towards the peasants who had seized their lands, who had taken the lands away which was given to them by the nobles. ठीक है, तो अब आप कैसे जमीन वापस लोगे? What will you do? You will definitely basically kill them, torture them, beat them up, है ना? You'll take help of force and impositions and violence and not ethical parts. तो peasants are poor people, not necessarily like extremely poor and all, but they are not very influential, very powerful. ऐसे नहीं होते हैं वो. तो अब उनके साथ जो जाती होगी, the whites, what the harsh treatment, the brutality that they'll do towards peasants will start making them infamous and unpopular because you're doing something wrong. Before this, you were just fighting for your your idea, your ideologies, your belief system. That is a different thing. Few people will support it, few people will not support it, but nobody will judge you. They will understand that, okay, you're coming from your side. That is your explanation. That's what you want to be done. Understood. Fine. But अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि वो पेजेंट्स जो उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको वो हार्म कर रहे हैं. सो दिस विल रिजल्ट इन देयर पॉपुलैरिटी एंड नॉट जस्ट द व्हाइट्स, इन जनरल द नॉन बोल्शेविक्स. जो भी बोल्शेविक नहीं है उनको लोग पसंद नहीं करेंगे. सो बाय जनवरी ऑफ 1920, ठीक है, 1920 के जनवरी तक आप ये देखोगे कि बोल्शेविक्स फिर से, क्योंकि पॉपुलैरिटी मिल गई तो कॉमन लोग सपोर्ट में जाने लगेंगे. देखो बच्चे, as a peasant, even if I was not in support of Bolsheviks, if I was not in support of anybody, ठीक है, maybe I was in support of non-Bolsheviks only, but I had seized the land, so the non-Bolshevik, whites will be in my head non-Bolshevik. It doesn't matter white, green, what you are, you're not a red. So you're harming me, and when you're harming me, I'm going to go against you, and I'm a huge population of this nation, so I'm going to go against you, and I'm going to start supporting the other member who you're fighting against. एंड हार्मिंग मी एज अ कम्युनिटी. तो उनको बहुत ज्यादा जो है एकदम से सपोर्ट मिल जाएगा, वो जीतने लग जाएंगे, और इस वजह से रशियन एम्पायर का बड़ा चंक जो है वो उनके अंडर में आ जाएगा और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि कई सारे नॉन रशियन नेशनैलिटीज के लोग और मुस्लिम जेडिस्ट जो है वो उनके सपोर्ट में आ जाते हैं. ठीक है, कॉपरेशन जो है वो रशियन कॉलोनिस्ट के साथ वर्क नहीं करता है. So cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik. जहां पे colonization हुई थी वहां पे अगर Bolshevik का आप देखोगे वो कन्वर्जन हो जाता है. जैसे खीवा सेंट्रल एशिया में एक जगह है, वहां पे जो colonists थे, colonizers थे, वो Bolshevik थे. उन्होंने लोकल जो नेशनलिस्ट थे उनको मैसेकर कर दिया था. क्यों? तो बेसिकली कॉलोनीज में क्या हो रहा है, जो लोग सोशलिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको जो बोल्शेविक के फॉलोअर्स बन गए, वो नॉट ट्रूली बोल्शेविक. दीज आर कॉलोनीज, दे आर नॉट इन रशिया वर्किंग विद लेनिन डायरेक्टली. दीज आर द पीपल हु बिलीव इन लेनिन एंड इज फॉलोइंग हिज आइडियोलॉजीज इन वॉट एवर प्लेस, सेंट्रल एशिया में, इधर उधर यूरोप में, जहां पे भी कोलोनाइजेशन करके रखी है रशिया की, वहां पे वो ये चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं सोशलिज्म की. बट कुछ लोग, कुछ वहां पे भी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे. जैसे इंडिया में मान लो
ब्रिटिशर्स तो खुद ही कैपिटलिस्ट थे, उनको नहीं चाहिए था सोशलिज्म, बट अगर मान लो हम रशिया के कॉलोनी होते और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते कि नहीं, वी डू नॉट वांट सोशलिज्म टू बी देयर बिकॉज इट्स नॉट इन आवर फेवर, अगर वो उस बात पे उनको मानने लग जाते तो क्या वो सही होता? इट वुड हैव बिकम वेरी अनपॉपुलर, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन वेरियस रशियन कॉलोनीज विद द पीपल, ओके, वेयर दे वर ट्राइंग टू डिफेंड सोशलिज्म एंड इट्स नेम दे स्टार्टेड किलिंग पीपल एंड डिफेंडिंग इट विद वायलेंस. ऐसे सिचुएशन में people were not really able to understand that what Bolsheviks really stood for, how to judge them, were they the goods, were they the bad, or how to assess them, because some places they are doing great, some places they are protecting the people, some places the Bolsheviks or the socialists are only killing the bunch of people. So a lot of individuals would feel that it is very uncertain that what Bolshevik government truly stood for. So now you have to answer the question, who were the Greens? Who were the Greens? Okay, guys, great job. Unyashri, Prasid, Gulshan, Pratibha, Rashi, Sandeep, Shubham, Ahem, student. It will be the socialist revolutionaries. Okay. Now, most non-Russian nationalities were granted political autonomy in the Soviet Union, which is the USSR, formed by Bolsheviks in the December of 1922. See, USSR was, I told you, right, once the monarchy was over, it was a country with a lots and lots of different countries in present date. आज के डेट का आर्मेनिया, जॉर्जिया, and your Ukraine, or all of Croatia, all of these countries were basically part of Russia back at that time. तो ये नॉन रशियन नेशनैलिटीज भी थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे, ऐसी कंट्रीज थी जो यूएसएसआर का हिस्सा थी, बट वो एक्चुअली में थी नहीं सोवियत, वो एक्चुअली में थी नहीं रशियन, वहां के लोग रशियन नहीं थे, उनका मतलब जैसे यूक्रेन के लोग को फिर भी अब हम यूक्रेनियन कहते हैं, बट बैक एट दैट टाइम यू वुड हैव आइडेंटिफाइड देम एज रशियंस ओनली, बट देयर वर पीपल विद प्रॉपर डिफरेंट बैकग्राउंड एंड अ डिफरेंट आइडेंटिटी एंड अ डिफरेंट रेस हु वर स्टिल द पार्ट ऑफ द यूएसएसआर. तो ये जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज थी उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई इन द सोवियत यूनियन, दैट ओके यू फॉर्म योर ओन सोवियत, यू हैव योर ओन लोकल रूलिंग, बट you will be a part of the Russian Empire. We will let you stay with us. The reason behind doing this was because all of this unpopularity that they had gained, because some Bolsheviks in the Russian colonies, when they had basically started doing this massacre in the name of defending socialism, उसको cover up करना बहुत जरूरी था to improve their image. So within the USSR and otherwise, उसको fix करने के लिए non Russian nationalities को थोड़ी autonomy, थोड़ी आजादी जो है वो दे दी गई, that okay fine, you have the right to govern yourself, you figure out how you want to do it. Okay. Now the state which the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922, this is at that point in time, ठीक है, 1922 के वक्त पे ये जो किया गया था उस वक्त की बात हो रही है, ठीक है. But of course we have to understand that despite the fact that they were given autonomies, there were still some policies which was not very famous or very acceptable or popular at that time of the Bolsheviks, which were still forced on the local government.
कुछ पॉलिसीज थे जो आपने कह दिया कि ऑटोनॉमी दे रहे हैं, बट कुछ पॉलिसीज आपने ऐसे लगा रखे हैं जो आप फोर्स कर रहे हो फिर भी इन लोकल लेवल्स पे कि आपको करना ही पड़ेगा फॉलो। फॉर एग्जाम्पल नोमैडिज्म जो है, नोमैडिज्म जैसे इंडिया जैसे जगह पे अगर वो होते हैं, हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा कॉमनली एग्जीक्यूट किया जाता था, अफ्रीका में बहुत ज्यादा था, ऐसे कई सारे जगह है जहाँ पे नोमैडिज्म जो है बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ है। कई जगह पैस्टरलिस्ट जो होते हैं, जो जानवरों को पालते हैं, वो नोमैडिक होते हैं क्योंकि अपने जानवरों को खिलाने के लिए उनके बेसिस पे ही उनका सर्वाइवल चलता है और उनको खिलाने पिलाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। सीजनल भी होता है, विंटर्स में जहाँ पे ठंड बहुत होगी वहां से अपने जानवरों को लेकर वो थोड़ी गर्म जगह चले जाएंगे, फिर गर्मियों में वो वापस ठंडी जगह चले जाते, तो उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता है ना। तो नोमैडिज्म से हमारा मतलब क्या हो गया, हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपनी लिविंग जो है एक जगह पे रह करके नहीं, अलग अलग जगह पे मूव करके अपना चलाते हैं खर्चा। तो बहुत हार्श डिस्करेजमेंट था बोल्शेविक्स की तरफ से कि नोमैडिज्म को हमें नहीं करना है, ठीक है। लेकिन वो चाहती थी कि वो विन ओवर करे दूसरे नेशनैलिटीज के ऊपर भी, और उनको इस वजह से ऑटोनॉमी दिया। ऑटोनॉमी देने के बावजूद कुछ पॉलिसीज की हमें नोमैडिज्म नहीं चाहिए वो भी फोर्स कर रहे हैं। तो क्या समझोगे, मुझे फ्रीडम कह रहे हो आप दोगे कि ये मेरी लोकल गवर्नमेंट है, मैं अपने हिसाब से चलाऊं, फिर आप मुझे कह रहे हो कि नहीं तुम अपने हिसाब से चलाओ, मुझे नोमैडिज्म नहीं चाहिए। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल। ऐसे अदर देयर मस्ट हैव बीन मल्टीपल थिंग्स दैट दे डिड नॉट वांट द लोकल गवर्नमेंट टू डू एंड वर इंपोजिंग ऑन देम। देन व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ हैविंग दैट ऑटोनॉमी? कुछ पॉइंट ही नहीं बना उस ऑटोनॉमी के होने का, है ना। तो यहाँ पे इस वजह से जो वो पॉपुलैरिटी गेन करना चाह रहे थे दूसरे नेशनैलिटीज पे, वो उनको एग्जैक्टली मिलती नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर that why it became kind of a problem for them. Now talking about the making of certain nationalist societies and the policies. तो बच्चे सिविल वॉर में बोल्शेविक्स को ये ध्यान रखना है हमें कि इंडस्ट्रीज और बैंक्स उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं दिया। दे डिड नॉट लेट प्राइवेट ओनरशिप टेक ओवर, इट वाज स्टिल नेशनलाइज्ड। They did allow the peasants to cultivate on the land which had already been redistributed and socialized. It did not belong to everyone. It was a land that belonged to everyone, not one person, no private ownership. So the peasants were allowed to cultivate there. The banks were of the government. The industries were of the government. And Bolsheviks took and captured, confiscated all the other lands also wherever they felt that collective work could be done and was required. यानी कि कहीं से भी अगर प्राइवेट ओनरशिप आ रही है, उस लैंड को हटाना है, तो उन्होंने ले लिया था, ठीक है। Then a new policy was also introduced at this point. What was this new policy that we are talking about? It was of collectivization, ठीक है। तो ये confiscation of land and everything that they were doing was there. Then another thing that they start doing is centralizing the plan. Okay, a process of centralization was kind of run through. So we see कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन वन पार्ट ऑफ द नेशन वन प्लान इज हैपनिंग, इन अनदर पार्ट ऑफ द नेशन अनदर प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। वन गवर्नमेंट इज डूइंग वन डिसीजन मेकिंग, अदर गवर्नमेंट इज डूइंग अनदर डिसीजन मेकिंग एंड डिफरेंट पॉलिसीज आर बीइंग रन। ये बंद कर दिया गया। They said the entire nation will have a central focused plan, will create a plan which will be implemented for the entire nation, जैसे इंडिया में भी हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑफिशियल्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे जो सारी चीजों को असेस करेंगे। हाउ कैन वी बिल्ड द इकोनॉमी, व्हाट आर द सर्टेन टारगेट्स वी शुड बी सेटिंग, व्हाट आर फोकस शुड बी टुवर्ड्स, हाउ विल वी क्रिएट द डेवलपमेंट, वेयर आर वी राइट नाउ, वेयर वी वांट टू बी, है ना। जैसे हम 5 ईयर प्लानिंग करते हैं, 5 ईयर प्लानिंग हमने इनसे रशियन से ही सीखी है। So they started creating 5-year plans, which means long term but not very long term, short long term plans they started creating. हर 5 साल के लिए एक डेवलपमेंट प्लान बनता था जिसको 5-year प्लान बोलते थे, जहां पे they would assess okay our gross domestic production, हमारा जो इनकम है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इतनी है, और हमारा जो टारगेट है जहां पे हम 5 साल के बाद रहना चाहेंगे वो इतना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो है 30 करोड़ कमा रहे हैं फ्रॉम farming activities. In the next 5 years, we have to target that we grow it to 42 crores. ठीक है, we have 10,000 schools today. In the next 5 years, we want to reach 30,000 schools or 20,000 schools so that we have more educated population. The literacy rate as an impact of that is 61% will be achieved at 75% at the end of the 5th year. So this is the 5-year plan. और ये प्लान जो है पहले अलग अलग एरियाज की अलग होती थी, जैसे हमारे अलग अलग स्टेट की अलग हो सकती है, बट कुछ प्लान जो है वो हमारी सेंट्रलाइज
होती है, पूरे कंट्री के लिए चलती है, वैसे उन्होंने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग शुरू कर दी जिसे 5 ईयर प्लान कहते हैं। और इसी 5 ईयर प्लान के बेसिस पे दे वुड वर्क। गवर्नमेंट ने सारी चीजों का जो है फिक्स कर दिया था प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स इज वेल। जैसे कि अगर आप व्हीट सेल कर रहे हो या आप बिस्किट सेल कर रहे हो तो आपको कितने पे बेचना है ताकि आप जो है प्रॉपरली अपने तरीके से प्रॉफिट बना सको। सो ये इंप्लीमेंट किए गए थे पहले जो 2 आपके 5 ईयर प्लान्स थे 1927 टू 1932 एंड फ्रॉम 1933 टू 1938। इज माई वॉइस ब्रेकिंग? इज एवरीवन फेसिंग द प्रॉब्लम और इज इट जस्ट संदीप? बिकॉज इफ इट्स जस्ट संदीप then Sandeep will have to check the internet connection. If everyone else is facing, then I will check mine because mine seems to be stable. Can you guys please let me know? So prices were fixed by the government ताकि इंडस्ट्रीज जो है वो फ्लक्चुएट ना करें, उनको एक प्रॉपर डिफाइंड प्रॉफिट मिले। दूसरा ये भी होता है बच्चे की कोई एक इंडस्ट्री जो है वो कम दाम पे बेच रही है तो दूसरे इंडस्ट्रीज को भी लॉस लगेगा। उन्होंने फिक्स कर दिया कि आप इसी प्राइस पे बेचो ताकि सबको प्रॉफिट बने। कंपटीशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी तो सब ग्रो कर पाएंगे। कंपटीशन में क्या होता है, एक विनर निकलता है, 2 विनर निकलते हैं, बाकी लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं क्योंकि वो दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। बट जब सब जीतने की कोशिश करेंगे तो सबका भला होगा। दैट वाज द होल आइडिया एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट आइडिया बेसिकली मीन्स। ओके, सो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की वजह से काफी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है रशिया में। इंडस्ट्रीज को जो प्रोडक्शन हो रहे थे वो बढ़ जाते हैं बिटवीन द ईयर ऑफ 1929 टू 33 एंड दैट टू नॉट एनी स्मॉल अमाउंट। इट इंक्रीजेस बाय लाइक 100%। ऑयल, कोल, स्टील, ये जो इंडस्ट्रियल टिपिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत बढ़ती है। नए नए इंडस्ट्रीज जो है वो हम देखते हैं कि स्प्रिंग अप करने लग जाती है, नए नए इंडस्ट्रीज जो है वो अब एग्जिस्टेंस में आने लग जाती है। ठीक है, सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। सोवियत यूनियन यूएसएसआर वाज फॉर्म्ड बाय बोल्शेविक इन डिसम्बर। ट्रू, इन विच ईयर? All clear? Sandeep, can you check your internet connection, please? गाइस 1922 अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, 1922 के बारे में पढ़ा था ना अभी। 1922 में ये सारे चेंजेस चल रहे थे, ऑटोनॉमी दी जा रही थी। ठीक है, अब देखो क्योंकि एकदम से रैपिड ग्रोथ हो रही थी उसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा। हम कहते हैं ना जल्दी का काम जो है वो शैतान का होता है, जो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है वो शैतान का काम होता है, पूरी तरीके से पूरा नहीं होता है। So this rapid construction will lead to poor conditions of working. The conditions of the factory workers and everything will be very, very bad. All of a sudden, this growth will not lead into proper maintenance of hygiene and washroom and living standards. ठीक है, जैसे कि कई सारी सिटीज में आप देखोगे कि स्टील प्लांट कंस्ट्रक्ट हो गया 3 सालों में ही, लेकिन वर्कर्स जो वहां पे रहते थे उनको बहुत दिक्कत होती थी। लिविंग जो फैसिलिटीज थी वो अच्छी नहीं थी। 500 बार जो है वहां पे काम बंद हो गया एक साल, पहले साल में। द वेरी फर्स्ट ईयर द वर्क हैड टू स्टॉप 500 टाइम्स बिकॉज देयर वर सो मेनी फॉल्ट्स एंड इश्यूज। क्वार्टर्स जो है विंटर टाइम में जो -40 डिग्री वहां पे रहता है, पीपल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम, मतलब -40 डिग्री रहता है, क्वार्टर्स नीचे थी, फैक्ट्रीज ऊपर थे, लोगों को ऊपर से नीचे आना पड़ता था जस्ट टू बी एबल टू यूज द टॉयलेट बिकॉज ऊपर फैक्ट्रीज में टॉयलेट नहीं रहती थी एंड द टेम्परेचर यूज टू बी -40%। इवन इन द क्वार्टर्स फॉर दैट मैटर, द क्वार्टर्स डिड नॉट हैव वॉशरूम्स इन देम। दैट इज हाउ द फास्ट कंस्ट्रक्शन वाज डन। बट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स एक स्कूलिंग सिस्टम भी बनाया गया था, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम एंड अरेंजमेंट की गई थी ताकि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, वो पढ़ लिख सके, विच वॉज अ गुड थिंग, राइट? द प्रमोशन ऑफ दैट वॉज बीइंग डन, विच वॉज अ गुड थिंग। पीपल वॉन्टेड टू
हैव पीपल एडुकेटेड, तो उनको एक्सेस लोगों को दी जा रही थी, यूनिवर्सिटीज की, फैक्ट्री वर्कर्स को दी जा रही थी, जहां पे नाइट स्कूल चलता था और क्रैशेस बनाए गए थे, यानी कि जो बच्चों को रखने की जगह होती है ताकि फीमेल्स भी आराम से काम कर सकें। पब्लिक हेल्थ केयर जो है उसे सस्ता कर दिया गया था, सो दैट प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज कुड बी प्रोवाइडेड। प्रॉपर मॉडल लिविंग क्वार्टर्स भी सेटअप किए गए थे और करे जा रहे थे वर्कर्स के लिए टू इम्प्रूव द सिचुएशन। हाउएवर द इफेक्ट वाज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज द गवर्नमेंट के पास अभी बहुत पैसे तो थे नहीं, तो धीरे धीरे असर आता है, लेकिन असर आता है। ठीक है, तो कुछ जगहों पे काफी अच्छा इफेक्ट हो जाता है, कुछ जगहों पे इफेक्ट जो है वो काफी बुरा रहता है, हिली ही रहती है हालत। तो ये प्रोविजन जो है वो सब जगह यूनिफॉर्मली काम नहीं करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कर्स फेस चैलेंजिंग लिविंग कंडीशंस, इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? Workers were facing challenging working conditions, true or false? Okay, guys, it is absolutely true. Very good, everyone. Now we are going to talk about Stalin. Who is Stalin? लेनिन का टेन्योर खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेनिन का टेन्योर खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पे, बिकॉज लेनिन विल what do you say, will get old and somebody will have to lead him further ahead. So it was Stalin who will take the control. जोसेफ स्टालिन नाम है, वो एक पॉलिटिशियन ही होंगे, रिवोल्यूशनरी होंगे, जो आपका सोवियत यूनियन को 1924 से 1953 तक लीड करेंगे और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि लेनिन को रिप्लेस करेंगे। अब जब लेनिन की बारी खत्म होती है और सब कुछ खत्म होता है, तो जो पहला पीरियड था बच्चे प्लान्ड इकोनॉमी का, पहला पीरियड क्या था, 1927 से 1932 तक 5 ईयर प्लान चलता है। उसमें कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का डिजास्टर होता है। अब देखो, दो वर्ड आते हैं, कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन। इन दोनों वर्ड्स में बच्चों को होती है कंफ्यूजन, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा सेम साउंड करते हैं। डू यू गाइस नो द डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन? They both sound very much similar. Think over it. I will explain it to you in a moment. But let me tell you, अभी एक प्रॉब्लम आती है कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, जो पूरे सिस्टम को हिला देगी और काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो 1927 से 28 वाले टाइमलाइन में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हाट विल बी ऑब्जर्व दैट द वेरियस प्लेसेस इन सोवियत रशिया विल हैव ह्यूज प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, देयर विल बी food shortages, food or grain shortages, so to say, and most of the towns will face this in terms of supply. Supply ही नहीं रहेगा खाने का. Okay, that is the question I'm asking. Do you know the difference between collectivization and consolidation? I will be explaining it to you, but do you know that it is different or not? If not, I will get to it. I will any which ways get to it. तो 1927 से 1928 में because of collectivization of agriculture, फूड शॉर्टेज एंड ग्रेन सप्लाई के शॉर्टेज का प्रॉब्लम होता है। इन द वेरी फर्स्ट ईयर, यू रिमेंबर गाइस, 1927 to 1932 is going to be the first 5-year plan that Soviet is going to be executing, और पहले साल में ही प्रॉब्लम आ जाता है, फूड सप्लाई शॉर्ट हो जाती है। हमें याद है कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज और सबके प्रमोशन के लिए प्राइसेस को फिक्स कर रखा है। प्राइसेस क्या थी? प्राइसेस फिक्स्ड थी, है ना, prices were fixed. So the government has fixed the prices कि कौन सा wheat what price should be sold at, what price pulses should be sold at, everything has the prices fixed.
But the peasants are suffering right now because it is shortage of grains and they're not able to produce enough. They want to make a little bit more profit out of it. So they're clearly saying that we are not going to sell the grains at the, to the government buyers, the people from the government who want to buy the grains at the prices that they have declared, because it is a loss for us. पेजेंट्स की भलाई के लिए भले गवर्नमेंट कुछ भी बोल रही हो कर रही हो, पर भैया इन फिक्स प्राइसेस पे बेचना उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था एंड दे डिड नॉट वांट टू डू इट. एज सिंपल इज दैट, राइट? सो स्टालिन विल नाउ हियर कम एंड इम्पोज दिस प्रॉब्लम. Now we have learned two new terms, consolidation and collectivization. So let me tell you what is the difference between these two terms and how was it imposed and why was it imposed, so to say. बच्चे देखो, consolidation जो है वो already चल रहा था. It had already been done. Consolidation is you take the properties and redistribute it. I think this space is not enough for me to write. So I'm going to erase it from here. I'll just explain one over here and the other at the bottom. So let's start with consolidation. Okay. When you use the term consolidation means whoever the owner was, you seize it from them or you take it from them and redistribute the land or the asset. ठीक है, यानी कि you're redistributing it. So consolidation is something that had already been done with the peasants. The land had been taken from the nobles and redistributed with the peasants, right? But अब एक टर्म आ रहा है collectivization. Collectivization का मतलब क्या है? Collectivization is very much aligned to the idea of socialism. Socialism क्या कहता है? Everything belongs to all and profit is divided equally by everyone working together, right? दिस इज वॉट कलेक्टिवाइजेशन इज. तो कलेक्टिवाइजेशन वो पॉलिसी है जो स्टालिन ने बनाई थी बच्चे. इसका पर्पस ये था कि कोई भी इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग नहीं रहेगी या पेजेंट्स के पास. देखो, जब हमने कंसोलिडेशन भी किया था, हमने रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया था, तो हमने कुछ पेजेंट्स को कुछ लैंड असाइन किए थे. वो उनकी प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, लेकिन एक एरिया असाइन था पेजेंट्स को. एवरी पेजेंट हैड सम सर्टेन एरिया ऑफ लैंड असाइन टू देम. वो अपने उस एरिया पे ही काम करते थे. तो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में स्टालिन ने क्या किया? स्टालिन ने कहा कि नो पर्सनल लैंड, ओके, यू ऑल पुल इन टुगेदर. जितनी बड़ी जमीन होगी उसको पुल इन करके जब आप काम करोगे तो आपको बड़ी जमीन मिलेगी. उस पे सब कलेक्टिवली फार्मिंग करेंगे. जब कलेक्टिवली फार्मिंग करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा. इसको कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं. आप समझ आ गया? कंसोलिडेशन और कलेक्टिवाइजेशन दोनों. सो पेजेंट्स जो है उनको स्टालिन ने बोल दिया था कि एग्रीकल्चर का प्रॉफिट बनाने के लिए हमें कलेक्टिवाइजेशन करना है. हम सब साथ में अपने जमीन को पुल इन करेंगे, साथ में काम करेंगे. वट एवर द प्रॉफिट इज विल बी डिवाइडेड इक्वली और एज पर द नीड्स ऑफ द फार्मर्स. And they had also fixed the prices of all the grains which the government was buying at those fixed prices, but now the farmers were not ready to sell these things at that prices. Okay, so Stalin is the person who has replaced. So Stalin introduces farm emergency in order to tackle this food shortage. Okay, Gushan, I know the time is over, but I actually want to finish this off. Not a lot of it is left. You guys can leave the session later on, watch the recording, because हमें फिर आगे दूसरा चैप्टर भी शुरू करना है. वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. I went a lot into the details of a lot of things and it took a little bit of extra time. But feel free to leave the session. Come and watch the recording later on. Okay. So शॉर्टेज ऑफ ग्रेन हो गया. शॉर्टेज ऑफ ग्रेन हो गया है तो गवर्नमेंट कुछ तो उस पे आपका व्हाट यू से शॉर्टेज ऑफ ग्रेन पे गवर्नमेंट कुछ तो अब अपना हिसाब लगाने की कोशिश करेगी. अब स्टालिन जिसने ओवरटेक किया था लेनिन के बाद, he started taking emergency measures, extreme emergency measures. He had started believing that the
people who were rich, the rich peasants and the farmers, they were trying to make a buck of this shortage. आपका क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने देखा है कि जब किसी भी ग्रेन की शॉर्टेज होती है तो लोग उसे होर्ड करने लगते हैं ताकि लेटर ऑन उसको ज्यादा महंगा बेच करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सके. व्हेन देयर इज समथिंग इन शॉर्टेज एंड द डिमांड इज हाई, यू ट्राई टू होल्ड इट एंड क्रिएट द शॉर्टेज इवन फर्दर सो दैट यू कैन सेल इट एट अ हायर प्राइस एंड गेन मोर प्रॉफिट. He started believing, Stalin without any proof just decided that the rich peasants and the traders were holding on to these grains which were there, but they're purposely creating the shortage so that they don't have to sell it at the fixed prices and they can make profit out of it. ठीक है, अब इस speculation को रोकने के लिए क्या करना था? He started confiscating, he started taking into, he started seizing, ठीक है, all of the प्रोडक्शन दैट दीज रिच पेजेंट्स हैड. तो कॉन्फिस्केट कर लिया, उनका जो भी स्टॉक है उस पर रेड कर दिया. जब मन आया रेड किया, स्पेक्यूलेट किया, उसको कॉन्फिस्केट किया और इसकी वजह से क्या होगा, लोग परेशान होने लग जाएंगे. तो 1928 में आप ऑब्जर्व करोगे ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था. ही वांटेड टू स्टेबलाइज द प्राइसेस एंड इंश्योर दैट देयर वाज इनफ सप्लाई फॉर एवरीवन. बट प्रॉब्लम ये होगी कि इस कॉन्फिस्केशन की वजह से, इन हिज कलेक्टिवाइजेशन दैट ही विल फोर्स ऑन द फार्मर्स, ठीक है. Pratibha, as I said, leave the session, watch the recording later. You don't want to finish the chapter, either way it will be like that. Go ahead, go and join the math session. You can always watch the recording of this session later on. Because if I do plan an extra class, it will be in the afternoon. Are you guys fine with it? Are you guys available in the afternoon? Around 1-2 p.m. I don't have time otherwise. So the consequences are going to be very simple. हार्डशिप्स बढ़ेंगी क्योंकि ये एक्सट्रीम मेजर्स है ना. शॉर्टेज ऑफ फूड होगा, लॉस ऑफ लाइफ होगी, ठीक है. लोग जो है प्रॉब्लम में फंसते ही जाएंगे. एवरीवन इज अवेलेबल. Guys, I can't basically accommodate everyone's wishes. Somebody is asking me to teach, somebody is going to ask me to end. So what I'm going to do is, we don't have a lot of it left. So another quiz session and the influence of the global USSR and socialism. I'll create a new session which I will take in afternoon. If you're available, definitely join it. Otherwise वो भी आपको recording ही देखनी पड़ेगी because otherwise आपका भी schedule packed है, मेरा भी है. मैं ये कर देती हूँ अभी that I'm gonna end at a proper place because leaving it right in the middle wouldn't make sense even for you. So I'm gonna tell you what happens with Lenin this thing, which I will finish up in next 5 minutes. You go ahead, join the session. बचा हुआ 5 मिनट बाद में देख लेना, ठीक है. So Stalin, as I told you, is going to take extreme measures. Speculation he wanted to stop. 1928 में क्या होगा, पार्टी मेंबर्स जो हैं वो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज को इस रेडिंग के लिए सुपरवाइज करने लगेंगे और ग्रेन कलेक्शंस को फोर्स करने लगेंगे, ठीक है. क्या करने लगेंगे, ग्रेन्स कलेक्शंस को फोर्स करने लगेंगे बिकॉज स्टालिन ने बोला है. किसके ग्रेन्स कलेक्शंस को फोर्स कर रहे हैं, कुलक्स. कुलक्स कौन है, कुलक्स आर द रिच वेल टू डू पेजेंट्स. तो रिच पेजेंट्स से ही उन्हें शक था. दे हैड द डाउट ऑन द रिच पेजेंट्स ओनली. So they started basically raiding their properties, finding out if everything was same or not, the well-to-do peasants. But the shortage still continued. So it was very clear that the decision of raiding them and the speculation that they had did not make any sense. It was not valid. Okay. Now the decision was taken in order to resolve this after raiding the peasants and party members and supervising all of this. The decision was to collectivize the farms, which means कि चलो सब साथ में पुल इन कर लेते हैं अपने एरिया को और वहां पे हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे और उसके बेसिस पे हम जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, जो कलेक्टिवाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया. However, people kept on saying that it will not, the farmers and all, that it will not really solve the problem of the shortages, but
Stalin and the party members kept on doing it, and still we see that the shortages continued. Okay? They also, because the party members and some people kept on saying that the shortages were because of the small size land small है तो production अच्छे से हो नहीं पा रही है, modernized farming methods नहीं use हो पा रहे हैं, increase नहीं हो पा रहा है, so on and so forth. So the small size peasants, they had this problem that they could not modernize the system, hence could not promote the increase. जैसे कि story of village पालमपुर में हमने देखा है ना, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में आप मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते, आप HYVC से ऐसी चीजें कर रहे हो तो आपको बड़ी जमीनें चाहिए उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए. तो अगर मॉडर्न फार्म डेवलप करना है तो इट हैड टू रन अलोंग द इंडस्ट्रियल लाइंस, जहां पे मशीनें लग सके, जहां पे मॉडर्नाइजेशन हो सके. और इसके लिए बिग फार्मर्स जो एग्जिस्टिंग थे उनका हटना जरूरी था, बिकॉज एवरी वंस लैंड हैड टू बी कंबाइंड. अगर सिर्फ कुछ बड़े फार्मर्स होते, बाकी छोटे फार्मर्स होते, तो इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल. सो कुल्लक्स वर टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन, दैट ओके बिग लैंड फार्मर्स कैन नॉट बी एनीवेयर, देयर लैंड वाज टेकन अवे एंड अ स्टेट कंट्रोल्ड लैंड फार्म वाज एस्टैब्लिश्ड विद द आइडिया ऑफ modernization. But we will see that it will still not be successful. The collectivization will still not be successful. ठीक है? So what happens later on we'll do in the next session. I'm going to stop and pause the session over here with this one last question. Stalin party members toured the grain producing areas, supervising the enforced collection of grain and raiding dash well-to-do peasants. Duma, kulaks, Rashag, or businessmen. Who were the well-to-do peasants? Can you refresh Ahem? या तो क्वेश्चंस वाले उसमें जाकर के ओपन कर लो. चैट के बगल में जो क्वेश्चंस का टैब आता है. Very good, Khushbu student, Blessy. Okay, it will be Kulaks. ठीक है? चलो, so I'm gonna end the session over here. Understanding that how the collectivization was criticized, why it was not successful, and some questions we'll be doing in the next session. So let's kind of summarize what we have done. One second. So guys, what we have done is we understood that there was a civil war which broke out because Bolsheviks were trying to take control and a lot of non-Bolsheviks were not in favor of this. So they started having an uprising and taking control towards the southern Russia. But the Bolsheviks couldn't have just let that happen. So they retaliated and it resulted in a civil war with a lot of looting, banditry, shortage of food. And then whites just broke the support for themselves. And they were in fact being supported by a lot of capitalist countries who did not want the Bolsheviks and their socialist ideas to take over. So they were supported by people like French and Britishers and Japanese and Americans. But the whites did a mistake of punishing and taking very harsh steps against the peasants who had seized their lands because they were in favor of private properties, which seized their popularity, and hence ultimately Bolsheviks win. Bolsheviks wanted to create the socialist effect but were not really able to carry it forward because in a lot of colonies that they had,
people in the name of defending socialism had started killing people, which was a very, very problematic and created a very ambiguity around, an ambiguous impression and mystery around that what did the Bolsheviks really want. But in order to cover it up, they had given autonomy to the people in USSR who were not Russian nationalists. But then again, they used to force certain impositions and programs and policies that they had even to the local governments, like they wanted to ban and control the nomadism. Anyways, ऐसे ही बन जाती है सोशलिस्ट सोसाइटी सिविल वॉर के बाद, और उन्होंने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया था, इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे थे, फोकस्ड प्लान बनाया और ऐसे 5 ईयर प्लान शुरू करते हैं. अब ये 5 ईयर प्लान जो है पहला 1927 से 32 चलता है, दूसरा 1933 से 38 चलता है. नए फैक्ट्रीज सेटअप होते हैं, प्राइसेस फिक्स की जाती हैं जिसकी वजह से फैक्ट्रीज की ग्रोथ प्रॉपर हो पाती है. बट बिकॉज द ग्रोइंग ऑफ द फैक्ट्री वाज वेरी सडन, इट लेड टू हार्डशिप्स फॉर द वर्कर्स बिकॉज द कंडीशंस वर नॉट ग्रेट, बट दैट वाज स्लोली बीइंग रिजॉल्व्ड. They also tried to create an extended schooling system for the workers and the peasants to be educated, have creches, which is the child care system for the women so that they could work in the factories. And then model living quarters were definitely created for the workers, but because there were not enough resources with the country, it was not evenly done. Stalin was the person who took over after Lenin's death in 1924. And the very first year of the planned system of 1927, there was extreme food shortages and grain supplies, which Stalin believed was being purposely done by the rich peasants and traders to get more prices out of it, because they had fixed the prices of the grains, and the peasants, because of the shortage, were not ready to sell at the same fixed prices to the government. They wanted to make more profit out of it, but they started believing that this shortage was not really there. It was created by these farmers to get more money milled out of the government. So the party members and Stalin, they started supervising these areas, having raids over the kulaks, which were the rich peasants. But the shortage still continued, so it was very clear that collectivization, this raiding was not the idea, and it was not what he had actually believed it to be. So they also started collectivizing the farms because they believed that modernization was not possible to do with small land holdings, and for that it was important to eliminate the rich peasants, which they did, and they wanted to modernize and collectivize the whole thing so that the production could be increased. And now they were established state-controlled farms. Now what happens and how it fails, we'll be discussing and doing in the next session. So thank you so much for everyone being here. Do not forget to do your questions from the session. It will help you when you practice the questions to remember and process this better. Remember, Imbibe Simple gives you a subscription, gives you access to all the applications, and you can even get your doubts resolved over here and in our app. And do not forget to join our Telegram channel. So thank you everyone so much for being here. It was a great session. I'm really glad to have all of you over here. I'll see you guys in the next session. Till the next time, take good care of yourself. Stay well. And till the next time I see you, hasta la vista, bye bye, ciao. Have a great evening. Stay tuned and keep imbibing.